एक छोटा सा डेजर्ट टाउन जो कभी एक रेगिस्तान और कुछ मछुआरों का शहर या फिर कैमल से भरा एरिया हुआ करता था, और आज ये है दुनिया का मशहूर स्काईलाइन सिटी दुबई। दुबई का नाम सुनते ही लग्जरी कार्स, बुर्ज खलीफा और शॉपिंग मॉल्स याद आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, दुबई के पास कभी इतना ऑयल नहीं था जितना हम समझते हैं। फिर ये मिरेकल कैसे हुआ? दुनिया का एक ऐसा शहर जो 50 साल में अपनी तकदीर बदल देता है, दुबई, जो दुनिया का एक ग्लोबल हब बन चुका है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये कहानी ना ही आपने कहीं सुनी होगी और ना ही कहीं पढ़ी होगी। आइए चलते हैं 19वीं सेंचुरी के दुबई में, जहाँ की इकॉनमी सिर्फ 3 चीज़ों पर टिकी थी: पर्ल डाइविंग, फिशिंग और थोड़ा बहुत ट्रेड। लेकिन 1930s में जब जापान ने आर्टिफिशियल पर्ल्स बनाए तो इसकी वजह से दुबई की पर्ल मार्केट एकदम से गिर गई। कई सारे लोगों ने माइग्रेशन किया और दुबई की इकॉनमी एकदम कोलैप्स की हद तक पहुंच चुकी थी। ये वो टाइम था जब दुबई के रूलर शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने ये सोचा कि हमें फ्यूचर की तरफ देखना होगा। पर फ्यूचर का मतलब सिर्फ ऑयल नहीं था। देखा जाए तो यूएई का टोटल ऑयल रिजर्व में से सिर्फ 6% हिस्सा दुबई के पास है। तो सिर्फ ऑयल ही नहीं, कुछ और उनके दिमाग में चल रहा था। आइए उसके बारे में जानते हैं। नाइनटीन 1960s में जब दुबई में ऑयल की डिस्कवरी हुई तो शेख राशिद ने डिसाइड किया कि ये सिर्फ एक लॉन्च पैड होगा, ना कि कोई फ्यूल रॉकेट। और इस पैसे से उन्होंने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम अंजाम दिए, जिसमें था पोर्ट राशिद, ड्राई डॉक्स दुबई और जबल अली पोर्ट। जबल अली पोर्ट, जो मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मैन मेड पोर्ट है, और इसको बनाने के लिए जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ ऑयल से हुआ था। तो ऑयल से लेकर दुनिया का एक फ्यूचर ट्रेडिंग हब बनने तक। और यहाँ छुपा है एक बहुत बड़ा फैक्ट। जब जबल अली पोर्ट सिटी बनाई गई थी तो कई लोगों ने मजाक उड़ाया, कई लोगों ने ये सोचा कि क्या रेगिस्तान में इतना बड़ा पोर्ट काम आएगा, क्या यहाँ पे शिप्स आएंगे। लेकिन जब जबल अली पोर्ट बन के रेडी हुआ तो आज जबल अली पोर्ट 5000 कंपनीज का एक मजबूत बेस है, जिसे हम जबल अली फ्री जोन भी कहते हैं। शेख राशिद और उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम का दूसरा मास्टर स्ट्रोक था दुबई के वीज़ा पॉलिसीज़ को रिलैक्स करना, ताकि इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और कई सारे एशियन कंट्रीज़ के लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर इन्वेस्ट करें। 1985 में आया जर्जा, जबल अली फ्री जोन अथॉरिटी, जिसने ओनरशिप को 100% ऑर्गेनाइज कर दिया। इसी के साथ साथ फुल प्रॉफिट, साथ ही साथ नो कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब चीज़ें लाने की वजह से इन्वेस्टर्स के लिए दुबई एक मैग्नेटिक हब बन चुका था। लेकिन अभी तक हम दुबई के मॉल्स और दुबई के स्काई स्क्रैपर्स की तरफ नहीं आए, क्योंकि ये था दुबई का प्लान बी। तो प्लान ए कुछ और ही था। 1990s के एंड तक दुबई को समझ में आ चुका था कि ट्रेड और ऑयल रिजर्व से ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं। उन्हें टूरिज़्म और सर्विस एक्टिविटीज़ के मार्केट में दौड़ लगानी होगी। और फिर सिलसिला शुरू हुआ दुबई का गोल्डन कार्ड, यानी पाम जुमेराह, बुर्जुल अरब और बुर्ज खलीफा, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। लेकिन ये कोई शो ऑफ का तरीक़ा नहीं था, ये थी एक मार्केटिंग मास्टर स्ट्रोक। दुबई के लंबे लंबे और ऊंचे ऊंचे स्काई स्क्रैपर्स वर्ल्ड की हेडलाइंस में आते थे और इससे मिलती थी उन्हें फ्री पब्लिसिटी। और एक अननोन फैक्ट, पाम जुमेराह को बनाने के लिए 120 मिलियन क्यूबिक मीटर्स की सैंड लानी पड़ी, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ थी। फिर आया 2008 और 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस ने दुबई को तबाह करके रख दिया था। इसी दौरान उनके सारे के सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स रुक चुके थे और दुबई के ऊपर $1000 बिलियन का कर्जा आ चुका था। दुबई के लिए ये एक टेस्टिंग पीरियड था और इसी दौरान मुसीबत में उसका सपोर्ट करने के लिए आ गया अबू धाबी, जो यूएई का कैपिटल और मेन शहर माना जाता है। उसने दुबई को और दुबई के शेख के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड किया और दुबई ने अपने ब्रांडिंग को बिल्कुल नहीं रोका। उन्होंने अपने इवेंट्स और अपने आने वाले इवेंट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। दुबई शॉपिंग फेस्टिवल और दुबई एक्सपो ने टूरिस्ट को वापस खींच लाया। यहाँ एक बात सोचनी है, जब दुनिया के कई सारे बड़े बड़े शहर कोलैप्स हो चुके थे इकोनॉमी की वजह से, वहीं पर दुबई ने अपने सबसे बड़ा
स्काई स्क्रेपर यानी बुर्ज खलीफा का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनॉग्रेशन किया और दुनिया को बता दिया कि हम रुकने वाले बिल्कुल नहीं हैं। 2010 के बाद से दुबई ने अपना फोकस सिर्फ टूरिज्म और ट्रेड नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी पे भी किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और फ्लाइंग टैक्सीज के कई सारे टेस्टिंग किए गए, जिससे आने वाले दौर में दुबई एक उभरने वाला शहर बनने वाला था। दुबई का फ्यूचर गोल 2030 तक दुबई ने सोच लिया कि उनकी गवर्नेंस पूरी की पूरी पेपरलेस हो जाएगी और साथ ही साथ 3D प्रिंटिंग में भी दुबई काफ़ी ज़्यादा आगे है। उन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया है कि 2030 तक जो भी कंस्ट्रक्शन होगा उसमें 25% कंट्रीब्यूशन 3D प्रिंटिंग का होगा। अब सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें दुबई को एक ग्लोबल हब कैसे बना रहे हैं। आइए जानते हैं। दुबई की सक्सेस स्टोरी एक सिंपल फार्मूला नहीं बल्कि एक क्लियर इमेज है। पहली चीज़ बात करते हैं स्ट्रैटेजिक लोकेशन। एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच में एक ऐसा पॉइंट जहां से आप वेस्ट हो या ईस्ट हो कनेक्टिविटी बना सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी, ऑयल से पहले पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और बड़े बड़े जोन। प्रो बिजनेस पॉलिसी, टैक्स इंटेंसिव और कई सारे इजी रेगुलेशंस जिससे ट्रेड में काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ। ब्रांडिंग इवेंट्स जिसमें आते हैं बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स, दुबई मॉल जैसे काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े मॉल्स और कई सारे इवेंट्स और शो। एडेप्टेबिलिटी, पोल डाइविंग से ट्रेड, ट्रेड से टूरिज्म और टूरिज्म से टेक्नोलॉजी, ये सब मिलकर दुबई को एक शहर नहीं बल्कि एक ब्रांड बनाता है। यहाँ लोग इस ब्रांड को घूमने भी आते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर बिजनेस और इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी आते हैं। और अगर आपको लगता है कि दुबई का राइज ख़त्म हो गया तो ये सही नहीं है और इन दूर नहीं जब दुबई मार्स पर अपने स्काई स्क्रेपर्स बनाएगा। आप अपना कीमती एडवाइस कमेंट्स में बताइए, क्या ये सच होगा?